आज इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि नेज अर्धचालकों पर आधारित हमसे किस तरह के न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं और उन न्यूमेरिकल्स को हमें किस तरह से सॉल्व करना होता है। और ये सभी न्यूमेरिकल्स हमने सेलेक्ट किए हैं एनसीईआरटी बुक से। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम की जो जालक संरचना है वो समान है, फिर क्यों कार्बन एक अचालक और सिलिकॉन और जर्मेनियम नेज अर्धचालक हैं। हमें इसके कारण की व्याख्या करनी है। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम तीनों की ही जो जालक संरचना है वो तो समान है। साथ के साथ इन सभी के जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है वो भी 4 ही होते हैं, लेकिन इन तीनों के ही जो परमाणु क्रमांक है वो क्रमशः कितने हैं? 6, 14 और 32। तो जब हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो कार्बन के ये जो 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन है वो आते हैं दूसरे कोश के अंदर, सिलिकॉन के ये जो 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन है वो आते हैं तीसरे कोश के अंदर, जबकि जर्मेनियम के ये जो 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन है वो आते हैं चौथे कोश के अंदर। और जैसे जैसे ये संयोजी इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होते जाते हैं कोश संख्या बढ़ने के कारण, तो इन संयोजी इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक की वजह से लगने वाला जो आकर्षण बल है वो भी घटता जाता है। यहां पर आकर्षण बल सबसे ज्यादा लग रहा होगा, इन संयोजी इलेक्ट्रॉन पर उससे कम, और जर्मेनियम पर तो इन तीनों में ही सबसे कम लग रहा होगा। तो जब भी हम इन इलेक्ट्रॉनों को बंध में से हटाना चाहते हैं या फिर कहें संयोजी बैंड से चालन बैंड में कुदाना चाहते हैं, तो कार्बन के लिए जो ऊर्जा हमें प्रदान करनी होती है वो लगभग होती है 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास, जबकि सिलिकॉन के लिए इसका मान होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जर्मेनियम के लिए इसी बैंड अंतराल का मान या बैंड ऊर्जा अंतराल का मान निकल कर आता है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ऐसे पदार्थ जिनके लिए बैंड अंतराल का मान, जिसे हम इंग्लिश में एनर्जी गैप या बैंड गैप भी कहते हैं, वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है, उन पदार्थों को हम कहते हैं अचालक। तो कार्बन के लिए ये जो बैंड अंतराल है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है, तो कार्बन व्यवहार करता है अचालक की तरह, जबकि सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए इस बैंड अंतराल का जो मान है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, और जिन पदार्थों के लिए इसका मान 0 से 3 के बीच में आता है वो व्यवहार करते हैं अर्धचालक की तरह। और सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों ही अपनी तात्विक अवस्था में अर्धचालक की भांति व्यवहार करते हैं, इसमें हमें कोई अशुद्धि वगैरह नहीं मिलानी है। तो ये जो अर्धचालक है वो कहलाते हैं नेज अर्धचालक। तो आपको पता लग जाना चाहिए कि सिलिकॉन और जर्मेनियम नेज अर्धचालक की भांति क्यों व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि उनके संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक से थोड़ा ज्यादा दूर हैं, तो उन पर आकर्षण बल कम लग रहा है और उन्हें निकालने के लिए जो ऊर्जा है वो कार्बन की तुलना में कम चाहिए। और अगर आपको ये प्रश्न समझ में आ चुका है तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अब जो प्रश्न हमने सेलेक्ट किया है वो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम प्रत्येक के पास 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो आप इन तीनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके भी देख सकते हो। और ये तीनों ही संयोजी बैंड तथा चालन बैंड के बीच में जो बैंड अंतराल है EgC, Eg सिलिकॉन और Eg जर्मेनियम द्वारा अभिलक्षणित कर दिए जाते हैं। मतलब ये जो तीनों ही तत्व हैं इनके चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच में जो ऊर्जा का अंतराल होता है उनको क्रमशः ये कह दिया गया है। तो निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है वो हमें देखना है। और यहाँ पर इन तीनों ही तत्वों के जो बैंड अंतराल हैं वो ऊर्जा के घटते हुए क्रम में लगाए गए हैं, तो कौन सा क्रम सही है वो हमें देखना है। तो अभी मैं आपको समझा चुका हूं कि कार्बन के ये जो 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे कोश के अंदर होते हैं, सिलिकॉन के तीसरे कोश के अंदर होते हैं, और जर्मेनियम के चौथे कोश के अंदर होते हैं। तो जर्मेनियम के लिए इन संयोजी इलेक्ट्रॉनों को निकालना काफी आसान होता है, और उस ऊर्जा का मान निकल कर आता है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिलिकॉन के लिए इसका मान थोड़ा ज्यादा हो जाता है, क्योंकि तीसरे कोश के अंदर संयोजी इलेक्ट्रॉन होने के कारण इस बार जो आकर्षण बल है वो जर्मेनियम की तुलना में थोड़ा ज्यादा लगता है, और बैंड अंतराल निकल कर आता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और कार्बन के जो 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन है वो तो दूसरे ही कोश के अंदर होते हैं, उन पर आकर्षण बल सबसे ज्यादा लग रहा है, और बैंड अंतराल कितना आता है? 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो बैंड अंतराल है वो कार्बन के लिए सबसे ज्यादा, उससे कम सिलिकॉन के लिए, और जर्मेनियम के लिए सबसे कम होता है।
वो आप देख लो इन चारों में से कौन से ऑप्शन में सही है। जिस ऑप्शन में ये बात सही है वही इसका सही आंसर भी है। तो आप देख सकते हो कि जो तीसरा ऑप्शन है वो इसी के अनुसार लगाया गया है कि कार्बन का बैंड अंतराल सबसे ज़्यादा है, जो संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच का ऊर्जा अंतराल भी होता है, फिर सिलिकॉन का है, फिर जर्मेनियम का है। तो उसका सही आंसर भी ये तीसरा पार्टी है। बाकी तीनों को आप देख लो, जो क्रम लगा हुआ है वो गलत है, जो इनकी वैल्यूज़ हैं उसके हिसाब से नहीं है। और अगर आपको ये वाला प्रश्न भी समझ में आ चुका है तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अब जो प्रश्न हमने सेलेक्ट किया है वो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का प्रश्न नंबर 13 है। प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि एक नेज अर्धचालक के लिए जो ऊर्जा अंतराल है, जिसे हम बैंड अंतराल भी कहते हैं, वो 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और इसकी जो होल गतिशीलता है इलेक्ट्रॉन गतिशीलता की तुलना में काफ़ी कम है और तापमान से स्वतंत्र भी है। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो काफ़ी तेज़ी से चल रहा होता है होल की तुलना में। तो जो भी चालकता पिक्चर में आती है वो मुख्यतः किसके कारण होती है? इलेक्ट्रॉनों के कारण, क्योंकि होल के अपने स्थान को बदलने के कारण जो चालकता है वो पहले ही बता दी गई है कि वो बहुत कम है और तापमान बढ़ाने पर बदलती भी नहीं है। तो 600 केल्विन पर जो चालकता का मान है उसका 300 केल्विन पर जो चालकता का मान है उसके साथ अनुपात क्या होगा वो हमें पता करना है। और मान लीजिए कि निज वाहकों की जो सांद्रता है Ni वो तापमान पर कुछ इस प्रकार से निर्भर करती है और यहाँ पर n0 एक नियतांक है और बुक के अंदर ये जो है वो e की जगह exp दिया गया है, जिसको इंग्लिश में हम एक्सपोनेंशियल कहते हैं। तो अगर e की घात में कुछ भी होता है तो उसको स्मॉल e से या फिर एक्सपोनेंशियल लिख करके दिखा दिया जाता है। अब देखिए, पूछा तो हमसे चालकताओं का अनुपात गया है, लेकिन ये जो चालकता है वो आवेश वाहकों का जो संख्या घनत्व है, जिसे हम आवेश वाहकों की सांद्रता भी कहते हैं, उसके अनुक्रमानुपाती आती है। तो जो आवेश वाहकों की संख्या घनत्व का या सांद्रता का अनुपात होगा वही चालकताओं का अनुपात होगा। तो मुझे ये संख्या घनत्व एक तो 600 केल्विन पर पता कर लेना है और यही संख्या घनत्व मुझे 300 केल्विन पर पता कर लेना है और फिर इन दोनों का जैसे ही मैं अनुपात निकालूंगा तो मुझे ये पता लग जाएगा कि चालकताओं का अनुपात क्या है। और ये अनुपात निकलेगा कैसे कि दोनों में ही n0 आएगा और n0 से ये n0 हमारा कट भी जाएगा। अब सबसे पहले मैं ये देखता हूं कि 600 केल्विन जो हमारा तापमान है उस पर ये जो मेरा पद है वो क्या बनेगा। तो E की जगह तो मैं E ही रहने देता हूँ, माइनस की जगह माइनस रहने देता हूँ और ये जो Eg है ये बैंड अंतराल का मान है जो कि कितना है 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1.2 को 1.2 ही रहने देते हैं, लेकिन ये बैंड अंतराल रखा जाएगा जूल में। तो उसको पहले हम जूल में कन्वर्ट करते हैं 1.6 गुणा 10⁻⁻19 से गुणा करके। और ये जो एक्सप्रेशन है इसको देख करके आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपके साथ हूँ, धीरे धीरे ही सही, लेकिन हम इस एक्सप्रेशन से इसका उत्तर निकाल लेंगे। तो बटे में क्या है, एक तो 2 वो एज इट इज लिख दिया। के भी है बोल्ट्जमैन नियतांक जिसका मान होता है 1.38 गुणा 10⁻⁻23 और ये जो हमारा तापमान है वो है 600 केल्विन। तो उसको लिख देता हूं मैं 6 गुणा 10⁻²। अब आप यहां पर देखना कि 6 और 2 ये क्या बन जाएगा हमारा 12। 1.2 से ये जो हमारा 12 है वो 10 बार कट हो जाएगा और 10⁻2 का जैसे ही मैं 10 से गुणा करूंगा तो यहाँ 10⁻3 बन जाएगा। 3 यहाँ पर है और 10⁻⁻23 ये रहा, कितना बन जाएगा 10⁻⁻20। 10⁻⁻20 जैसे ही ऊपर जाएगा वो बनेगा 10⁻+20। तो यहाँ पर क्या बनेगा 10⁻1। और अब मैं 1.6 को जैसे ही 1.38 से विभाजित करूंगा तो ये आएगा 1.15 गुणा 10 है तो कितना आ जाएगा 11.5। तो ये जो मेरी 600 केल्विन पर चालकता है वो क्या निकल कर आ गई n0 और e⁻⁻11.5 और बटे में 300 केल्विन पर क्या निकल कर आएगी n0 तो एज इट इज। और जब मैं 300 केल्विन पर निकालूंगा तो तापमान को छोड़ करके बाकी सारी चीजें वैसी ही हैं और यहां पर जैसे ही मैं 600 की जगह 300 डालूंगा तो ये जो मेरा पूरा का पूरा पद है वो 2 गुना बढ़ नहीं जाएगा, क्योंकि यहां पर वैल्यू जितनी छोटी होगी ओवरऑल ये उतनी ही बड़ी होती चलेगी। तो अगर तापमान 2 गुना कम हुआ है तो e की घात मेरी 2 गुना बढ़ जाएगी और वो कितनी आ जाएगी अब
11.5 का डबल मतलब 23। तो ये जो पहला संख्या घनत्व है वो है 600 केल्विन तापमान पर, और ये दूसरा संख्या घनत्व है 300 केल्विन तापमान पर। लेकिन हमें दोनों का अनुपात पता करना है, तो n0 से n0 कट हो जाएगा, और ये जो हमारे संख्या घनत्वों का अनुपात है वो क्या आ जाएगा, e की घात -11, और ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का 23। और अगर आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती है, -11.5 प्लस 23, तो आंसर क्या आ जाएगा, e की घात 11.5। और ये जो e है वो एक विशेष संख्या होती है जिसका मान होता है 2.71, तो उसकी घात मुझे कितनी करनी है, 11.5। जो भी मान निकल कर आएगा वही 600 केल्विन तापमान पर और 300 केल्विन तापमान पर जो भी चालकताएं हैं उनका अनुपात होगा, क्योंकि संख्या घनत्वों का जो अनुपात होता है वही चालकताओं का अनुपात होता है। और ये जो e की घात 11.5 है, इसका जो आंसर है वो लगभग 1 लाख आएगा, मतलब 10 की घात 5 के आसपास। तो इन दोनों ही तापमानों पर जो चालकताओं का अनुपात है वो लगभग कितना आता है, 1 लाख। वास्तव में ये जो घात मेरी 11.5 है वो 11.5 से ज्यादा आएगी, थोड़ा सा 11.6 के आसपास। तो 11.6 जब करोगे ना आप e की घात को, तो आप देखना आंसर यही आएगा, लगभग 10 की घात 5 या कहीं 1 लाख के आसपास। आप कैलकुलेटर में इस चीज को डाल करके देख सकते हो। अब आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि नेज अर्धचालकों पर आधारित हमसे किस तरह के न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं। अब चलिए हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो हमारे अपद्रव्यी या फिर अशुद्ध अर्धचालक जो होते हैं उन पर आधारित किस तरह के न्यूमेरिकल्स हमसे पूछे जा सकते हैं और उन्हें हमें किस तरह से सॉल्व करना होता है।